हाय प्यारे बच्चों, अब आपका दूसरी डिमांड है रेजोनेंस ट्यूब। देखो, वेव थ्योरी और एसएचएम दोनों से मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम 2025 में ये पेपर मेरे पास है, इसमें एसएचएम से 2 क्वेश्चन थे और वेव थ्योरी से 1 क्वेश्चन था। वो आपने देख लिए होंगे, लेकिन बच्चों ने डिमांड करी रेजोनेंस ट्यूब की और डिमांड भी सही करी क्योंकि इस बार इससे क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो जरा देख लें, कैसा भी घुमा के क्वेश्चन हो आप उसे कर लेंगे। ध्यान से देखें, चीज आपको नोट्स के रूप में दिख रहा होगा। ऐसे कितना भी घुमा के क्वेश्चन कर दें, आपको मालूम इसका नेचर कैसा होता है, एज ए क्लोज ऑर्गन पाइप। एंड पे करेक्शन होता है, इसलिए आपको मालूम एंटी नोट प्रस्पंद कुछ ऊपर बनता है, जिसे आप कहते हो E = 0.6 R। अभी आप ई बोल रहे हैं। बस एक ध्यान रखना, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है, वाटर कॉलम प्लस एयर कॉलम। इसलिए आपकी प्रैक्टिस होती है जनरली एयर कॉलम के रूप में। और आपको मालूम है कि फर्स्ट अगर रेजोनेंस लेंथ, प्रथम अनुनादी लंबाई L1 है और सेकंड रेजोनेंस लेंथ अगर L2 है, तो एंड करेक्शन के कारण L2 की वैल्यू 3L1 से ज्यादा होती है। अगर एंड करेक्शन को इग्नोर करें तो L2 = 3L1 हो जाता है। लेकिन यहां मैं आपको दे रहा हूं एक स्मार्ट चीज जो बच्चों को ध्यान नहीं रहती। स्मार्ट चीज क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में वाटर कॉलम दिया जाए तो आपको करना क्या है, नई चीज मत मान लेना, बस इतना सा बोलना कोई बात नहीं यार, ये चीज के 3 गुने से ज्यादा होती तो ये चीज के 3 गुने से कम होगी। क्योंकि मालूम है दोनों का सम हमेशा क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब होता है। आपको करना क्या है, जो भी 2 चीज है उनका डिफरेंस करना और इक्वल टू λ/2 करना है। क्योंकि आपको मालूम है L2 होता है 3λ/4 और L1 होता है λ/4, तो 3λ/4 - λ/4 = क्या, λ/2। बस गेम स्टार्ट यहां से कर दिए। L1 L2 दिख रहा है आपको, एक रिवीजन हो रहा है, कुछ नहीं। मान लो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, हम इससे क्या क्या हो सकता है, फ्लो में चल रहे हैं तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। λ/2 निकाला, डिफरेंस कर दिया। मैंने वापस कह रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए कि एयर कॉलम की जगह आपको क्या दिया जाए, वाटर कॉलम दिया जाए। बस आपको डिफरेंस करना है। आप अपने आप देख लेना, जब एयर कॉलम होगा तो L2 की वैल्यू L1 के 3 गुना से ज्यादा होगी, लेकिन जब वाटर कॉलम होगा तो L2 की वैल्यू 3W1 से, यानी LW2 की वैल्यू 3W1 से कुछ कम होगी। हमें इसमें दम नहीं, बस गम नहीं, केवल हम किसी कम नहीं, आराम से दोनों का डिफरेंस किया। नंबर 1 लैम्डा आ गया, खत्म। V = n लैम्डा, ठीक है। आपके पास अगर V है, यहां से लैम्डा तो n निकाल सकते हैं, यानी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो कि एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्योंकि बेस्ड ऑन रेजोनेंस कांसेप्ट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है, दोनों की आवृत्ति बराबर होती है। आगे चलो, पहला क्वेश्चन हो गया, V दिया है, लैम्डा निकला तो n निकल गया, ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी निकल गई। और अगर आपका n है, ये है, तो यहां से V निकल गया। लेकिन कितने पर टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपसे पूछा 0 पे कितना होगा, तो आप चले गए यहां पर, ये भी 27 आ गया, ये आपका फॉर्मूला है, यहां से निकाल लिया V0। कभी आपसे पूछ लिया कि बताइए ये रेजोनेंस ट्यूब की रेडियस कितनी है, तो आपके पास जो दोनों L2 L1 है, उन दोनों का डिफरेंस जब कर रहे हो तो L2 - 3L1/2 = आता है क्या, E। हमको मालूम है क्या करके कैसे निकालना है, बस इतनी सी बात है। जब हमको लैम्डा गैप करना है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा ये E आ गया। ये अपने आप में क्वेश्चन, हर पॉइंट एक स्टेप बता रहे क्वेश्चन। E = 0.6 R, आप यहां से R भी निकाल सकते हो, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। उसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दे रखा है, रूम टेम्परेचर, जैसे अपन प्रयोग करते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं रेजोनेंस ट्यूब का, वैसे 11 के अंदर L1 इतना, L2 इतना। देख रहे हैं आप, L2 की वैल्यू 3 गुना क्या होती है 20 का 60, जबकि 73 है, यानी कि ज्यादा है। ये वाला केस है। अगर ये वाला केस होता ना वाटर कॉलम, तो हमेशा ये वैल्यू इसके 3 गुना से कुछ कम होती। ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज। अब क्या पूछा है, फाइंड लैम्डा, निकाल लिया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर, वो निकल गई। देखो दिख रही, स्टेप चल रहा है, यहां से लैम्डा निकला, n लैम्डा, n दे रखा है आपको कितना, 320 इंटू लैम्डा रख दिया, प्रॉपर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको चाहिए साउंड एट रूम टेम्परेचर, ये है, तो हम आराम से इसको 0 पे निकाल सकते हैं। एन करेक्शन दोनों डिफरेंस करके निकाला, ये आ गया, और इससे हम रेडियस ऑफ ट्यूब भी निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन आपका पक्का तैयार। ओके, अब बच्चों आगे और बात करते हैं। देखिए बच्चों ने और क्या पूछा, अब इतना बहुत है। एक एक क्वेश्चन आपको खटाखट कॉन्फिडेंस देंगे कि कुछ भी आ जाए आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे। अब वेव थ्योरी के लिए इस बार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो हो गया रेजोनेंस ट्यूब और दूसरा आ रहा है बीट्स पर, और बच्चों ने डिमांड भी करी कमेंट बॉक्स में बीट्स की। बीट्स के क्वेश्चन 3 जगह बनते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क के, उसके आप आराम से कर लेते हो वैक्सिंग फाइलिंग वाला। एक बनता ऑर्गन पाइप के साथ, वहां भी आप कर लेते हो।
क्योंकि वहां पे वो n इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। एक ऐसी बात लेते हैं जहां पे n इज प्रोपोर्शनल टू 1/L भी होगा और एक टेंशन के हिसाब से n इज प्रोपोर्शनल टू √T भी होगा। तो क्वेश्चन आपका आ रहा है सोनोमीटर गिटार इनके ऊपर, यहाँ लिखा सोनोमीटर, उसी पर बेस गिटार काम करता है। तो हम सोनोमीटर के हिसाब से देखें, ये हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, जाना पहचाना। फ्रीक्वेंसी n बताओ कि f बताओ। स्मॉल m हमारे लिए मास पर यूनिट लेंथ, उसको हमने लिख दिया अलग से वो कांस्टेंट। अब दो वेरिएबल है t या l, देखते हैं क्वेश्चन किसका। हम पहले बात करते हैं t के लिए। अपने आप क्वेश्चन के लैंग्वेज में जिसको वेरी करेंगे उसी के साथ क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन स्टार्ट किया, मान लीजिए सोनोमीटर वायर में टेंशन है 1 to 9.6 न्यूटन, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अपनी n मानी विद n ट्यूनिंग फॉर्क, कितने बीट्स दे रहा है 10 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। खटाक से बोले इसके दो ऑप्शन क्या हो गए इस समय इस वायर के लिए, पॉसिबल हो गया n+10 और n-10। यहाँ आ गए n+10 n-10। हमको मालूम है टेंशन बढ़ेगा तो जो भी फ्रीक्वेंसी वायर की आपने मानी है वो बढ़नी चाहिए, n+10 हो कि n-10 हो। इनमें से कौन सा सही होगा आगे क्या आपको ये टेंशन बता रहा है। अगर टेंशन बढ़ाकर 160 कर दे, अब सोचिए अगर हम उसको n+10 मानते तो वो n+11 होता, n+12 होता और बीट्स बढ़ते। लेकिन यहां तो बीट्स नॉट साउंड इन यूनिसन विथ ट्यूनिंग फॉर्क, यानी बीट्स हो गया क्या 0। इसका मतलब n+10 नहीं होगा उस समय जब टेंशन था 1 to 9.6, तो अब क्या हो गया n-10। तो n-10 के लिए तो हो गया टेंशन 1 to 9.6 और n के लिए क्या टेंशन कितना 160। हमारा टेंशन खत्म, वायर में टेंशन तो आ गए। यहां पर इस फॉर्मूले को यूज किया, मन में बोलते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, जब टेंशन है 1 to 9.6 तो यहां पे n-10 वायर की फ्रीक्वेंसी, जब ये हो गया कितना 160, ये हो गया n, क्योंकि बीट्स कितने हो गए 0 और लिख दिया आपने खत्म। n-10 इज प्रोपोर्शनल टू √1 to 9.6। दिख रहा है, डिवाइड किया, आगे आप सॉल्व कर लें। ये हो गया टेंशन वाला मामला। अब इसमें और भी घुमा के कर सकते हैं, पहले अभी एक एल वाला भी कर लेते हैं। एल इस समय टेंशन रहेगा कांस्टेंट, मैं सेवल वो कर रहा हूं जहां पे बात चल रही है। सोनोमीटर वायर उसकी लेंथ जब रखी 50 सेंटीमीटर तो भी किसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी हम फ्रीक्वेंसी n मान रहे हैं वो 4 बीट्स दे रहा है, और जब 49 कर दी तो भी 4 बीट्स दे रहा है। सीधी सी बात है 50 49 n इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। दोनों में ऑप्शन होगा, 50 केस में भी n+4 n-4, इसमें भी n+4 n-4। बहुत सीधा हो गया जवाब, 49 के करस्पॉन्डिंग ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग तो हो गया n+4 और इसके जगह हो गया n-4। गेम इज ओवर, दिल मांगे मोर स्कोर। n+4 होगा तो यहाँ 49 है और n-4 होगा तो यहाँ पे 50 है, यानी n+4 इज प्रोपोर्शनल टू 1/49, n-4 प्रोपोर्शनल टू 1/50। डिवाइड करेंगे 50 ऊपर 49 नीचे, अपने आप दिख रहा है n+4/n-4। आराम से कंपंडो डिवंडो योगांतर अनुपात लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारा हो जाना चाहिए। मान लो हल्का सा इसको ले गए गिटार, हर वैरायटी करा रहा हूं मैं आपको ताकि क्वेश्चन आपका पक्का हो जाए। गिटार में 2 स्ट्रिंग, शुरू में स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए दोनों के बीट्स के बीच का डिफरेंस क्या हो गया बीट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 6। अब ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वायर इज 530। ठीक है, तो बी का हमको मालूम पड़ा 2 530 प्लस 6 530 माइनस 6, तो ऑप्शन क्या हो गया 536 524। अब इनमें से कौन सा होगा, आगे चले लाइन लेके चले। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वायर इज दिस वन, फाइंड द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर अगर हम बी के टेंशन को कम करते हैं, टेंशन कम करेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी कम होगी तो बीट्स बढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहां तो खुद ही कर सकते हो, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी मानता हूं 536, कम होके 535, 5 हो गए, 534 4 हो गए, तो बिट्स कम हो रहे जबकि बढ़ने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया 524। चेक भी कर लो 524, जैसे टेंशन कम करेंगे 523 हो गया बिट्स 7, 522 और बढ़ के हो गया 8। इसका मतलब 524 केस में क्या होगा बिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। इसका मतलब वायर की इनिशियल बी वायर की इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 524 हर्ट्ज। खत्म। एक और देखिए, पियानो के 2 वायर 1 and 2 अंडर द सेम टेंशन हैव अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। दोनों की फ्रीक्वेंसी ये है। अब थोड़ा घुमा रहे हैं, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन ऑफ द वायर्स व्हिच विल लीड्स टू प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकंड।
हिंदी में बोलेंगे, हम किसी एक वायर के टेंशन में कितना भिन्नात्मक परिवर्तन करें कि दोनों के बीच में 6 बीट्स पर सेकंड सुनाई देने लगे। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है, इसको एन मान लो अगर, तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूं, ये लिखे रखा ना, चलो यार ये ठीक सीधे बन गया। हम टेंशन के हिसाब से आगे एन इज प्रोपोर्शनल रूट टी, आप आराम से इसको आगे लिख सकते हो डेल्टा एन अपॉन एन इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा टी अपॉन टी। ये तो हल्की सी बात थी, लिख दिया। अब बताइए ये क्या है, बताइए। हम चाहते ये तो है, पूछा कितना और ये देखा कितना, डेल्टा एन का हो गया, दोनों का डिफरेंस 6 बीट्स। एन कितना था शुरू में, 600 रख दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पर कितना 600, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया, ये बन गया आपका डेल्टा टी अपॉन टी। और डेल्टा टी अपॉन टी दिख रहा है आपको, ये देखो इधर दिख रहा है डेल्टा टी अपॉन टी, 2 टाइम्स सॉल्व किया 0.02, परसेंटेज करे तो आगे जाके आराम से इसको बोल सकते हैं 2%। तो वही आपसे पूछा कि एक के लिए फ्रैक्शनल चेंज टेंशन में क्या करें, तो आपका जवाब हुआ 0.02 फ्रैक्शनल चेंज होना चाहिए, ताकि दोनों 6 बीट्स प्रोड्यूस करने लग जाए। तो मेरे हिसाब से आप आराम से बीट्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। और आगे आपके देखते चॉइस क्या होगी, 2 क्वेश्चन तो तैयार हो गए, आराम से आप इनको कर सकते हो, घुमा फिरा कैसे भी आ जाए रेजोनेंस ट्यूब पर या कैसा भी आ जाए। अब आपका रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए चेक करने के लिए, क्योंकि पक्का अपना स्कोर होना चाहिए, एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जिसमें आपको चेक करें कुछ अलग तरह से। आपको मालूम है कि हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब दोनों कॉलम, एयर कॉलम और वाटर कॉलम का सम होता है, और हमारे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिख जाएगा कि हमें एंड करेक्शन यूज करना है नहीं करना है, राइट। ट्यूब लेंथ दे रखी है 120, रेजोनेंट विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज। इफ इट इज फिलिंग विद वाटर देन टू गेट रेजोनेंस मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज खत्म। बस आपका स्टेप क्या होगा, पहले फर्स्ट निकाल लो L1, वो आराम से आ जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, रेजोनेंस का मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर। काम कैसा करता है ये, क्लोज ऑर्गन पाइप, तो स्टार्ट कर दिया रेजोनेंस, क्लोज ऑर्गन पाइप, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी बराबर, इसको लिख दिया V/4 L1। L1 कौन है, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, सॉल्व किया, V 30 है, ये 30 है, ओके खत्म, 1/4 25 सेंटीमीटर, मीटर में आया था। बस अब इसकी आप आराम से मुझे बोलो क्लोज के हिसाब से 135, तो 25 3 गुना 75, 5 गुना 125, अरे लेंथ तो 120 है, यानी पॉसिबल नहीं, 2 ही पॉसिबल है, 25 75। लेकिन इस केस में दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 120 - 25, इसमें डिफरेंस क्या होगा 120 - 75। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी वाटर कॉलम लेंथ कम होगी, तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम किस केस में, जब एयर कॉलम हो 75, डिफरेंस कर दो, तो व्हाट इज मिनिमम वाटर कॉलम लेंथ, 120 - 75, दैट इज 45 सेंटीमीटर, इजीली। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पक्का अब आपका इंतजार कर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट।